आदमी अपनी बेटे की बहू से बेइंतहा प्यार करता था। इतना प्यार कि उसे अपने बेटियों और बेटों की बातों से कहीं ज्यादा अपनी बहू की बातें अच्छी लगती थी, इसीलिए वह सबकी बातों को दरकिनार करता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 16 अक्टूबर 2022 की रात, लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। बुजुर्ग ससुर की अचानक से आंख खुल जाती है और आंख खुलने के बाद सीधा ही वह आंगन की तरफ जाता है और देखता है कि बहू के कमरे की लाइट जली हुई थी। उस लाइट की तरफ जाता है और दरवाजे से झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां से कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वो खिड़की के पास पहुंचता है और खिड़की के पास एक दरार थी। वह उस दरार से जैसे ही झांकने की कोशिश कर रहा था तो सामने उसकी बेटे की बहू ने तन पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था। न कोई साड़ी थी, न कोई कपड़े, न कोई अंडरगारमेंट्स था और वो उजाले में बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। ससुर अपनी ही बहू को चुपके से देख रहा था। बहू को कुछ आहट होता है कि शायद उसको कोई बाहर से झांक कर देखने की कोशिश कर रहा है। तुरंत ही वह घर की जो लाइट थी उसको बंद करती है और बंद करने के बाद जैसे ही खिड़की खोल कर देखती, सामने उसका ससुर खड़ा हुआ है। अपने ससुर को इस रूप में देखने के बाद बहू पानी पानी हो जाती है। कहती है कि पापा, मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बस यहीं पर इसी उम्मीद में एक ऐसा सच छुपा हुआ था, इस सच की किसी ने कल्पना नहीं की थी। और जब यह सच बाहर आता है तो आज यह सच राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। लोगों का अपनों ही रिश्तों पर विश्वास करने को जी नहीं चाहता। इस घटना ने केवल रिश्तों को शर्मसार किया है, बल्कि एक दूसरे पर विश्वास करने लायक भी छोड़ा है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है, राजस्थान का है। यही राजस्थान का एक शहर है भरतपुर, और इसी भरतपुर का एक थाना लगता है चिकसाना। दरअसल चिकसाना थाना क्षेत्र का गांव है। नौबात 29 मई 2022 की शाम की है। लगभग 6 या 6:30 के आसपास घर की एक बहू होती है जो कि बेहद खूबसूरत होती है। बहू खाना बना रही थी। खाना बनाते एक मैसेज करती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इतनी याद आ रही है कि मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है, तुम्हें बहुत सारा प्यार करने का मन कर रहा है। जैसे ही मैसेज पहुंचता है, सामने भागेंद्र उर्फ भोला होता है। उसके सामने उसका दोस्त बैठा दीप हुआ है। दोनों बैठकर शराब पी रहे थे। दीप कहता है, क्या बात है, मन ही मन मुस्कुरा रहे हो? तब भोला कहता है कि मुस्कुराने वाली बात है, घर से मैसेज आया है और मैसेज में कुछ यह लिखा है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो दीप कहता कि क्या बात है, अगर बुलाया है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। भोला बोला, दिमाग खराब है, दिल्ली से भरतपुर की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। वहां तक पहुंचने में वैसे ही रात हो जाएगी। शाम के 6:30 के आसपास तो हैं। तब यह दीप उसे हिम्मत बनाता है। कहता है, मैं तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल भी नहीं रुकता और चला जाता। बस उसे मैसेज का जवाब देना था। जवाब में पहुंच गया कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हारे लिए मैं आ रहा हूं। बस इतना कहना था कि इधर रीमा पूरी तैयारी में जुट जाती है। रात के लगभग 11 बज चुके थे। घर के सभी लोग सो रहे तभी दरवाजा खुलता है। एक आहट होती है और दरवाजा खोलकर रीमा बाहर जाती है और वह भागेंद्र उर्फ भोला को घर के अंदर लेकर जाती है, जैसे घर के अंदर लेकर आती है। घर के सभी सदस्य सो रहे थे। घर में 2 चारपाई होती हैं। उस चारपाई पर 1-2 बच्चे हैं। एक 6 साल का बेटा है और दूसरी 4 साल की बेटी कृतिका, और दूसरी चारपाई पर उसका पति पवन कुमार सोया हुआ था। इसी बीच अचानक तीसरे शख्स की एंट्री हो जाती है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि यह शायद अपने पति को बुलाई थी, जबकि वो पति नहीं, उसका प्रेमी होता है। घर के अंदर है, एक चारपाई पर बच्चे सो रहे हैं, दूसरी चारपाई पर पति सो रहा है। बीच में कुछ कपड़े बिछाकर वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला थोड़ा ज्यादा हो जाता है। वक्त का पहिया भी बढ़ने लगता है और घर के बाहर एक बाइक खड़ी हुई है। बाइक पर दीप खड़ा हुआ है और भोला का इंतजार कर रहा था कि कब उसका दोस्त अब अंदर से बाहर आएगा। लेकिन जैसे ही रात के लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, तुरंत ही उसके पति पवन कुमार की आंखें खुल जाती हैं। पवन अपनी आंखों से देखता है कि उसके पड़ोस का लड़का भागेंद्र उर्फ भोला उसकी पत्नी रीमा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। वो दोनों एक दूसरे के साथ गलत तरीके से संबंध बना रहे थे। तभी वह उन्हें रोकने टोकने की कोशिश करता है। पत्नी उसको शांत कराने की कोशिश कर रही थी, उसके पैर पड़कर माफी मांगने की कोशिश कर रही थी। तभी वो गुस्से में उठाता है। उठने के बाद अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से डांटता और फटकारता है। कहता है कि तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। जैसे ही वो यहाँ से निकलकर बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, शोर मचाने की कोशिश कर रहा था,
इधर पैर पकड़कर वो अपने पति की रिक्वेस्ट कर रही थी, माफी मांग रही थी। उधर भागेंद्र उर्फ भोला उसके पति पवन कुमार को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसके मुंह को बंद कर लेता है। वह जब मुंह को बंद कर रहा था तभी बातचीत में जब उसकी आवाज थोड़ी तेज निकलने लगती है तो वह अपने हाथ से उसका गला दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था और अब गला दबाने के कारण दम नहीं लगता है और इधर उसकी पत्नी पैरों में पड़ी हुई थी और वह जैसे उसको पकड़कर खींचने की कोशिश कर रही थी और तुरंत ही वह गिर जाता है। गिरते ही उसका सर जमीन में लगता है और उसके सर में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। सर से खून निकलने लगता है और दोनों मिलकर उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे थे। तब तक वह मर चुका था। अब करें तो क्या करें, काटे तो खून नहीं। घर में हालांकि सब सोए हुए हैं, किसी को अभी तक इस बात का एहसास नहीं है कि इस घर के अंदर कत्ल हो चुका है। बाहर दीप खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था। तभी धीरे से आवाज बाहर तक जाती है कि दीप जल्दी से अंदर आओ और अंदर आने के बाद उस पवन कुमार लाश को एक कपड़े में लपेटा जाता है और उसकी पत्नी से कहा जाता है कि तुम यहाँ की व्यवस्था संभालना, हम इसको लेकर जाते हैं। अब दोनों पवन को बाइक पर बिठाकर उसे पूरी तरह से पैक करके सीधा जंगल की तरफ जाते हैं। गांव से 500 मीटर की दूरी पर ही एक नहर होती है। वहां ले जाकर शव के बोरे के साथ 15 से 20 किलो का एक बड़ा सा पत्थर बांधकर नहर में फेंक देते हैं और वह जैसे ही नहर में डालते हैं लाश सीधा डूब जाती है। अब लाश डूबने के बाद इससे पहले की कहानी पर आते हैं। मैं आपको वहां लेकर चलता हूं जब इनकी शादी होती है। जब शादी होती है तब ये लड़का 30 साल का था जिसका नाम पवन कुमार होता है, जो कि भरतपुर के इस नौगांव का रहने वाला है और कानपुर की रहने वाली रीमा ये तब उस समय 16 वर्ष की थी। 3 जून 2015 को पूरी रीति रिवाज के हिसाब से दोनों परिवारों के सहमति के हिसाब से शादी हो जाती है, लेकिन दोनों पति पत्नी के बीच 14 साल का अंतर था और जब शादी 2015 को होती है, यह अपनी पत्नी को जब घर लेकर आता है तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम कार्तिक रखते हैं। कुछ दिन के बाद एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम ये कृतिका रखते हैं। दोनों परिवार खुश था। ये 2 सगी बहनें भी होती हैं, माता पिता होते हैं। तो एक दिन पवन कुमार अपने पिता से कहता है, पापा अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं अपनी पत्नी को दिल्ली लेकर जाना चाहता हूँ। जहां मैं नौकरी करता हूँ वहीं इसे रखना चाहता हूँ। मुझे खाने की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। यह साथ रहेगी तो अच्छा खाना मिलेगा और बच्चों को भी मैं दिल्ली में अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करूंगा। पिताजी उसकी बात हाँ कर देते हैं। कहते हैं ठीक है बेटा, तुम दिल्ली में रहना चाहते हो तो रहो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। उसके पिता हरिप्रसाद शर्मा इस बात का परमिशन दे देते हैं और पवन अपनी पत्नी रीमा को लेकर सीधा दिल्ली चले जाता है। 14 साल छोटी अपनी पत्नी के साथ बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच में घर आने जाने की शुरुआत होती है भागेंद्र उर्फ भोला की। वह इसी गांव का रहने वाला है, नौगांव का, जहां का ये पवन कुमार रहता है। और पवन कुमार और भागेंद्र उर्फ भोला जब ये कभी कभी आपस में बैठते तो एक दूसरे के साथ शराब पीते और एक दूसरे साथ साथ सुख दुख की बातें किया करते थे। तभी इस रीमा को यह लड़का भागेंद्र उर्फ भोला अच्छा लगने लगता है। इसकी बातें अच्छी लगने लगती हैं। तीनों बैठकर एक साथ खूब सारी बातें किया करते थे। पवन अब काम करने के लिए बाहर जाता था तो वह मौका देखते ही बच्चों को स्कूल भेज दिया करती थी। साथ ही भोला को अपने घर पे बुला लिया करती थी। दोनों की शुरुआत दोस्ती से होती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता और एक दूसरे के साथ यह शारीरिक संबंध बना लिया करते थे जब मौका मिलता था। लेकिन हर किसी की जिंदगी ऐसे में 2020, 2021 ऐसा आता है जिसने कितनी ही लोगों की जिंदगी में तूफान लाके खड़ा कर दिया था। तभी कोरोना का काल शुरू होता है। बड़े संख्या में लोगों के काम बंद हो जाते हैं और पवन कुमार को भी लगता है कि शायद यहाँ रहूंगा तो सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। अपने पिताजी से बात करता है, कहता है पापा काम पूरी तरह से ठप हो चुका है। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई ऐतराज ना हो तो मैं अपनी पत्नी रीमा को लेकर यहाँ वापस आना चाहता हूँ पिताजी। हर प्रसाद शर्मा कहते हैं कि बेटा परेशान क्यों होते हो, तुम यहाँ गाँव में रहो और गाँव में रहकर जो भी काम कर सकते हो यही काम करना। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस वह अपनी पत्नी को लेकर वापस गाँव आता है और यहीं पर कुछ ना कुछ अपने काम की तलाश में जुड़ जाता है। इसी बीच में रीमा को कभी कभी लगता था कि शायद उसको भागेंद्र उर्फ भोला की बहुत सख्त जरूरत है। उससे बात करने का मन कर रहा है क्योंकि पति और पत्नी की उम्र में 14 साल का जो अंतर था वो इनकी शारीरिक संबंधों में सब झलकता था। वो कहीं ना कहीं उसको संतुष्ट नहीं कर पाता था, कहीं ना कहीं उसको वो खुश नहीं कर पाता था। इसीलिए उसका मन पति में कम और भोला में ज्यादा लगता था।
अब जब भी उसका मन करता था, जब भी भोला गांव अपने घूमने आया करता था, तब वो दोनों प्लानिंग किया करते। प्लानिंग कुछ इस तरह से होती थी कि जब तुम आओगे घर पर तुम्हें परिवार वालों को दूध में या खाने की चीजों में कुछ ऐसी दवाइयां दूंगी, ऐसी नशीली चीज दूंगी जिससे खाने के बाद पूरा परिवार आराम कर सके। घर के अंदर दो बहनें होती हैं, यानी कि उसकी ननद होती हैं, पति और ससुर होता है और सास होती है। सबके सबके खाने में कुछ ऐसी चीज दिया करती थी जिससे कि भागेंद्र उर्फ भोला घर में आ सके। दोनों रात बेरात में घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते। तब तक भोला रुकता और चला जाया करता था। ऐसे ही लंबे समय से प्रयोग चल रहा था। रीमा अपनी जिंदगी में खुश थी, भगेंद्र अपनी जिंदगी में खुश था, और कभी भी उस पवन कुमार को शक ही नहीं होता कि उसकी पत्नी का उसी के गांव के लड़के से अवैध संबंध होते हैं, जबकि वो लड़का गांव में कम और दिल्ली में ज्यादा रहता था। जब भी रीमा का मन करता था, उसको फोन करके मैसेज करके बुला लिया करती थी और वो यहाँ पर आ जाया करता था। ठीक 29 मई 2022 की रात को भी उसने इसी तरह से बुलाया था, लेकिन वो कभी नहीं जानती थी कि आज उसके पति की जिंदगी का आखिरी दिन है। उसकी हत्या करके वो नहर में डाल देंगे। वक्त आगे गुजरता है। अगला दिन यानी जब वह गायब हो जाता है, और तभी 29 मई को गायब होने के बाद अगले ही दिन इसमें ठाणे में तहरीर दी जाती है। तहरीर देने के बाद उसका पिता कहता है कि साहब, मेरे बेटे का कहीं पता नहीं चल रहा है, मैंने उसे सब जगह ढूंढा। उसकी पत्नी से पूछा जाता है तो वो कहती है कि रात को ठीक ठाक मेरे पास सोए हुए थे। जब मेरी आंख सुबह के 4 बजे के आसपास खुली तो घर में वो दिखाई नहीं दिया। मैं करूं तो क्या करूं अब, क्योंकि ससुर अपने बेटे की बहू पर अपने बेटे से कहीं ज्यादा भरोसा करता था, क्योंकि उसका बेटा शराब पीता था, कई ऐसे काम भी करता था जो शायद उसके पिता को पसंद नहीं था, लेकिन बहू पर बेटी से ज्यादा विश्वास और उसकी इज्जत किया करता था, उसे माना करता था। इधर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटती है और हर तरीके से पवन कुमार की पता करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पवन का कहीं भी कोई सुराग नहीं लग रहा था। इसको लेकर पूरे घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। सब परेशान थे। पुलिस वाले सब के सब परेशान होते हैं, लेकिन जब कहीं कोई सुराग नहीं लगता तो धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है। चिकसाना पुलिस जब ससुर हरिप्रसाद शर्मा से कहती है कि हमें तुम्हारी बहू से बातचीत करनी है, तो वो कहते हैं कि मैं सब पर यकीन कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटी की बहू पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो सकता। वो मेरी बेटी से भी ज्यादा बढ़कर है। मेरी बेटी पर मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है। वो पवन कुमार के साथ कोई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। शादी को इतने साल हो गए, लेकिन मैंने कभी इन दोनों को आपस में झगड़ते नहीं देखा, लड़ते ही नहीं देखा। ससुर अपनी बहू पर इतना भरोसा करता था कि पुलिस वाले जब उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो वह उसकी ढाल बनकर सामने आ जाया करता था, सामने खड़ा हो जाया करता था, और ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। जब भी मौका मिलता था, अब रीमा को अपने इस आदमी को बिल्कुल ऐसे ही बुलाया करती थी। कुछ दिन के लिए उसने ब्रेक लगा दिया था, लेकिन जब 3-4 महीने गुजर जाते हैं तब वो उससे कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, मुझे तुमसे प्यार करने का बहुत मन कर रहा है, मुझे तुम्हें देखने की बहुत तलब हो रही है। ठीक वैसे ही मैसेज जैसे पहले मैसेज किया गया था, और भागेंद्र उर्फ भोला उसके बताए हुए तारीख यानी कि 16 अक्टूबर 2022 को आ जाता है, और रात के जैसे ही 1 बजे उसका पिता हरिप्रसाद शर्मा शो नहीं कर रहा था। अपनी बेटी की याद में अपने बेटे को लेकर परेशान था कि आखिरकार उसका बेटा कहाँ चला गया, किस हालत में होगा, कहाँ होगा, वो समझ नहीं पा रहा था। आंख खोलकर वो आंगन में टहल रहा था। टहलते टहलते देखता है कि बेटे की बहू के कमरे की लाइट जल रही थी और वहां से कुछ अजीब तरह की आवाज आ रही थी। तभी वो दरवाजे से झांकने की कोशिश कर रहा था। सामने देखता है भागेंद्र उर्फ भोला, और साथ ही उसकी बेटे की जो बहू होती है वो आपत्तिजनक स्थिति में थी। उन्हें गुस्सा आता है। वो इस बात का एतराज करता है, विरोध करता है। जब विरोध करने की कोशिश कर रहा था, बहू अपनी तरीके से ससुर को समझने की कोशिश करती है, लेकिन कहते हैं कि सच जो होता है वो कभी छुपता नहीं है, वो एक न एक दिन सामने आता है। ठीक वैसे ही क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। और इसी बीच में जो भागेंद्र रूप भोला होता है वो धमकी देता हरिप्रसाद शर्मा को, कहता है जैसा अंजाम तेरे बेटे के साथ किया है ठीक तेरे साथ भी वैसे ही किया जाएगा यदि तूने कुछ बोलने की कोशिश की। पुलिस का सहारा लिया जाता है। बहू वापस अपने मायके में भेज दी जाती है। कानपुर और परिवार के लोग हैं, उसे कमरे की तलाशी लेते हैं तो देखते हैं कि घर में कई जगह ऐसे कपड़े मिलते हैं जहां खून के धब्बे लगे हुए हैं।
तभी शक होता है, पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जाने के बाद भागेंद्र उर्फ भोला और रीमा को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस जब इनसे शक्ति से पूछताछ करती है तो पूरी कहानी पुलिस के सामने रखते हैं। और जब ये बात अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग हैं परेशान को पता चलता है कि जिस बहू को बेटी से भी बढ़कर माना गया, उसे बहू ने अपने ही पति को धोखा दिया, अपने ही ससुर को धोखा दिया, अपने उन 2 बच्चों को धोखा दिया। कृतिका और दूसरा कार्तिक जो अभी छोटे हैं, 6 साल का एक 4 साल की होती है, उनकी जिंदगी आगे कैसे कटेगी? बाप का प्यार तो हमेशा के लिए खत्म ही हो चुका है। माँ सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है और एक और जिंदगी जो काफी दिन से उसके साथ थी, लेकिन उसकी जिंदगी भी कहीं ना कहीं खराब हो चुकी है। भोला की अब शायद 2 लोगों की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। 2 बच्चों की जिंदगी भविष्य कैसे होगा, आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। बिना माँ और बाप के बच्चे कैसे पलते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप सब लोगों को जागरूक करना है, आप सब लोगों को सुरक्षित करना है। अब इसी के साथ आप सभी से विदा चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।